ये जो हम इस समय स्क्रीन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसे देखकर ये समझिए कि आज तक आपको कितनी पूर्ण तस्वीर दिखा रहा है। सिर्फ आज तक संवाददाता गीता मोहन इस समय मॉस्को में है, जिसने आक्रमण किया यूक्रेन पर, जो इस युद्ध का आक्रांता भी है और सबसे अहम किरदार इस हिसाब से कि रूस के रुख पर निर्भर करेगा कि यह युद्ध कितने दिनों तक चलता है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से गौरव सावंत ये आपको बता रहे हैं कि जो बाइडेन के वहां पहुंचने से कितना निर्णायक मोड़ आ सकता है। और राजेश पवार कीव में लगातार उस समय भी बने हुए हैं जब वहां पर रोजाना बेशुमार धमाके हो रहे हैं, अनगिनत हमले हो रहे हैं। लेकिन गीता मोहन यहां पर यह समझाइए कि रूस वाकई इस समय बाइडेन के पोलैंड को जाने को किस तरीके से देख रहा है। क्या अगर शांति सेना भेजने की बात की जाती है अमेरिका द्वारा यूक्रेन में, तो वो इसे सीधे तौर पर दखल अंदाजी देखेगा? बिल्कुल। पहली बात तो ये एक्सेप्टेड लाइंस पे था कि अगर नेटो के कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं ब्रसल्स में, तो फिर वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपने आप को वहां खड़ा करेगा। तो जो बाइडेन का जाना जायज था। लेकिन अगर ह्यूमैनिटेरियन पीस कीपर्स की बात करते हैं और फोर्सेस की बात करते हैं जो यूक्रेन में घुसे, तो उनका मिलिट्री इंटरवेंशन होगा या नहीं, क्या उसको पुतिन मिलिट्री इंटरवेंशन की तरह देखेंगे या नहीं। अगर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है तो किस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन आने वाला है, उस पर निर्भर करता है मॉस्को का रिएक्शन। लेकिन अगर मिलिट्री फोर्सेस यानी बूथ ऑन द ग्राउंड हुए श्वेता, तो कीव पर बहुत ही ज्यादा डेंजर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि रूस उसको ना केवल दखल अंदाजी के तौर पे देखेगा, लेकिन एक फॉरेन इंटरवेंशन के साथ कंट्रोल पाने के नजरिए से भी देखेगा कि अब वेस्ट कंट्रोल करना चाह रहा है यूक्रेन को, और अब वक्त आ चला है कि रूस अपने असली हथियार और अपना असली फौज दिखाए। तो यहाँ पर दोनों साइड, मैं श्वेता ये कहती आ रही हूँ कि रूस कहीं ना कहीं अपना फुल फोर्स नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल डिसग्रंटल हो गया अगर रूस से, तो फिर तख्ता पलट से भी कोई फर्क नहीं होगा। यूक्रेन कभी रूस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो वो पॉसिबिलिटी, वो रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में जीना है पुतिन को और रहना है। और इसीलिए अभी भी अगर आप देखें जो अटैक्स है वो अनाउंस होते हैं, किस तरीके के अटैक्स है और कहां पर हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। गौरव, जिस तरीके से सर झुकाकर अमेरिकी फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, चाहे पीस कीपिंग के लिए ही सही, क्या बाइडेन कमिट करेंगे खुद को? लेकिन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे और कौन से देश तैयार होंगे? क्या वो देश ईंधन लेना बंद कर देंगे रूस से? अभी भी पोलैंड में ईंधन आ ही रहा है, रूस से गैस आ रही है, और यहाँ कीमतें पिछले एक महीने में लगभग पहले दोगुनी हुई थी, कुछ घटी है, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। क्या ये यूरोप के देश कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज्यादा बढ़ना स्वीकार कर पाएंगे? और अगर यूएन की पीस कीपिंग की बात की जाए तो वहां पर तो रूस बैठा है वीटो पावर के साथ। नेटो की पीस कीपिंग फोर्स क्या इस तरह जाएगी? तो क्या हम एक्चुअली एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में अब सोच रहे हैं कि अगर नेटो अपनी पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में भेजेगा तो रूस उसे सीधी नेटो की दखलंदाजी करेगा? इस समय जो यहां पर आ रहे हैं यहाँ के राष्ट्रपति, उनका प्रयास तो यही है कि ओके, परफेक्ट, यूक्रेनियंस गो टू इंडिया। ये यहाँ के लोग, कुछ लोगों में नाराजगी यहाँ जरूर है और इस तरह से वो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी इस समय इस देश में है, तो इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग इस समय किस तरह की परिस्थिति यहाँ बनती भी जा रही है श्वेता, पहली बात। दूसरी बात, रूस की, जैसा गीता भी कह रही थी, रूस ने अपनी पूरी शक्ति अभी झोंकी नहीं है इस युद्ध में। असल शक्ति उसकी तब आएगी, और पोलैंड को इसी बात का खतरा है कि असल शक्ति आएगी अगर यहां पर नेटो फोर्सेस और ज्यादा बड़ी संख्या में आए और नए बॉर्डर्स की बात की जाए, जिसके बारे में भी बात की जा रही है कि रूस की मंशा क्या है। क्या कीव पर कब्जा करना उसकी मंशा है, या फिर डॉनबास के इलाके को लेकर समुद्र के रास्ते पूरा काट के, खरसन पर वो आ ही गए, ओडेसा से आगे बढ़े तो समुद्र का रास्ता काट दे और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की या नेटो के समर्थित लोग केवल कीव और आसपास रह जाए, क्योंकि उत्तर में भी चेर्नोबिल का इलाका वो हार ही चुके हैं, लेविव तक उनका वर्चस्व रहे। तो ऐसे कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बात हो रही है, लेकिन ये सब डिफेंसिव है। ऑफेंसिव रोल में पोलैंड तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा है।
कि युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती हैं राजेश। जिस व्यक्ति को गौरव के पीछे हमने देखा, अगर हम उसे एक राय भी समझें उस देश की जहां पर लाखों की संख्या में शरणार्थी जा रहे हैं, तो जेलेंस्की चाहे ट्वीट करके या बोलकर ये कहीं भी कि बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लोगों को अपने यहां आने दे रहे हैं, लेकिन वहां के लोग नाराज होते जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत विकट स्थिति होती जा रही है। और जेलेंस्की भी इस बात को समझेंगे कि आमने सामने का युद्ध और चंद दिनों चलने वाला युद्ध अलग होता है। जहां पर उनके अपने देश के लोगों का मोराल टूटता जा रहा है, वहां पर कब तक चलेगा? 1 महीना होने को आया है। देखिए श्वेता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए जो इतना इन्फ्लक्स है अभी रिफ्यूजीज का पोलैंड में, हंगरी में, स्लोवाकिया में, और एक गरीब मुल्क जैसे मोल्डोवा है वहां पर भी, इन सब की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इतने सारे रिफ्यूजीज का बोझ उठाना, हालांकि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज UNHCR काफी बड़ी मदद दे रहा है, इनको बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है। इस सब के बावजूद इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है इतने सारे रेफ्यूजीज के बोझ के तले। और मैं बता दूं आपको, एक पर्सनल एग्जांपल बता दूं आपका, मैं ग्रीस 2-3 बार गया हूं, लेकिन जब सीरियन क्राइसिस अपनी चरम सीमा पे था और बहुत से सीरियन रेफ्यूजीज अंदर आ रहे थे ग्रीस में, तो मैंने जो लोगों का बर्ताव देखा मेरी तरफ, क्योंकि मेरे चमड़ी का रंग ब्राउन है, तो उन्हें और मेरे में सीरियंस में कोई खास फर्क नहीं लगा। उनका एकदम हॉस्टाइल एटीट्यूड था, बिल्कुल अनफ्रेंडली एटीट्यूड था। वही लोग जो 1 साल पहले तक इतने फ्रेंडली हुआ करते थे। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि इतने सारे अगर रेफ्यूजीज आएंगे जिससे उनकी खुद की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो उनका धीरे धीरे एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा।